आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा उत्तर प्रदेश के बदायूं के लोधी छात्रावास की भी है, जहां शिक्षा सिर्फ सस्ती नहीं बल्कि पूरी तरह निःशुल्क है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये इशारों में इनकलाब की तस्वीरें हैं, जहां इन दिव्यांग बच्चों की बेआवाज शिकायतों ने प्रशासन को बदलाव के लिए मजबूर कर दिया। कहानी जयपुर के राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय की है, जहां के छात्र छात्राएं स्कूल की बदहाल स्थिति को लेकर सड़क पर उतर आए। इनके पास आवाज नहीं थी लेकिन कहना आता था, सो इशारों में बता रहे हैं कि स्कूल की बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह चरमरा चुकी हैं। शौचालयों की हालत खराब है, पेयजल की व्यवस्था बदहाल है और स्कूल भवन जगह जगह से जर्जर हो चुका है। इसे दिव्यांग अल्फा का प्रदर्शन कहा जा रहा है, जिसके खामोश इशारों ने सरकार और विपक्ष दोनों को सुनने पर मजबूर कर दिया और इसका असर ये हुआ कि मामला सरकार तक, शिक्षा विभाग तक पहुंचा। स्कूल का निरीक्षण हुआ और स्कूल की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए विशेष कमेटी का गठन भी हो गया है, ताकि इन बच्चों को बेहतर माहौल में बेहतर शिक्षा मिल सके। पटना ने देश को सस्ती शिक्षा का मॉडल दिया था। अब यूपी का बदायूं से एक कदम आगे निकलने की कोशिश में है। यहाँ शिक्षा सिर्फ सस्ती नहीं बल्कि पूरी तरह निःशुल्क है, क्योंकि यहाँ छात्रों से न पढ़ाई की फीस ली जाती है न रहने का किराया। किताबें, लाइब्रेरी, मार्गदर्शन सब मुफ्त में उपलब्ध है और इस जगह का नाम है लोधी छात्रावास। लाइब्रेरी, कोचिंग और करियर काउंसलिंग सेंटर। बदायूं के इस छात्रावास में आसपास के करीब 15 जिलों के बच्चे यहाँ पहुँच रहे हैं। किसी के पिता किसान हैं, कोई दिहाड़ी मजदूर का बेटा है, कोई अपनी पढ़ाई छोड़ चुका था, लेकिन अब सबके सामने एक ही लक्ष्य है, अपनी किस्मत बदलना। और छात्रावास का मकसद है किसी भी बच्चे का सपना आर्थिक अभाव की वजह से अधूरा न रह जाए। पंजाब के फरीदकोट में एक नौजवान के हौसले की चर्चा है। ये नौजवान है यहाँ कोटकपुरा शहर के रहने वाले 18 साल के प्रभजोत सिंह, जो आज ब्रिलियंट पी नामक निःशुल्क शिक्षा पहल के संस्थापक हैं। ये मंच देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और दूसरे डिजिटल स्किल्स मुफ्त में सिखा रहा है। खास बात यह है कि प्रभजोत ने ये पहल करीब 5 साल पहले शुरू की थी, जब वो महज 13 साल के थे। कोरोना काल में इन्होंने भी आपदा को अवसर की तरह इस्तेमाल किया और आज अपनी एक खुद की पहचान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। माता पिता नहीं थे, मौसी के घर में रह रहे थे, अपना लैपटॉप और मोबाइल भी नहीं था, लेकिन सीखने का जुनून था, सो रास्ते खुलते गए। उन्होंने संकल्प लिया कि जो ज्ञान उन्हें मिला है उसे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों तक निःशुल्क पहुंचाएंगे। एक छोटे शहर के किशोर द्वारा शुरू किया गया ये मिशन आज हजारों युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बन चुका है। शिरडी साईं बाबा मंदिर को एक और बड़ा दान मिला है। दुबई के एक भक्त ने अपनी मुराद पूरी होने पर साईं बाबा को 10 लाख रुपए मूल्य के सोने का राम अक्षर अर्पण किया है, जिसका वजन 76 ग्राम है। कुछ महीने पहले इसी भक्त ने 24 लाख रुपए मूल्य के सोने का ओम साईं अक्षर साईं बाबा मंदिर को अर्पण किए थे। अब द्वारका माई मंदिर में सोने के ओम साईं के साथ राम अक्षर स्थापित किए गए हैं। श्रद्धालु का कहना है कि वो साईं बाबा को साक्षात श्री राम के स्वरूप में देखते हैं। यूपी के सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के लिए रास्तों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। प्रशासन और स्थानीय निकायों ने विशेष रूप से गागलहेड़ी और सरसावा क्षेत्रों में हजारों रंग बिरंगे लाइटों और लड़ियों से पूरे कांवड़ मार्ग को जगमग कर दिया है। इससे शिव भक्तों को रात में भी सफर करने में न सिर्फ आराम मिलता है बल्कि नई ऊर्जा भी मिलती है। मार्ग पर 10 से 12 हजार से भी ज्यादा रंग बिरंगी लाइटों और लड़ियों की सजावट की गई है। और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश की। राजधानी में बारिश की फुहारों ने मौसम का मिजाज ही बदल दिया है। पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस से बेहाल लोगों के लिए ये बारिश की वरदान से कम नहीं है। सुबह से ही बारिश ने राजधानी को भिगोकर रख दिया है और लोग मौसम का आनंद लेने के लिए घरों से बाहर निकल पड़े। वहीं मौसम विभाग के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि इस बार हर जगह एक जैसी बारिश नहीं हुई। मध्य भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई, जबकि सबसे ज्यादा कमी पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में दर्ज की गई।
दिल्ली एनसीआर में आज सुबह की शुरुआत सावन की बौछार से हुई और कई इलाकों में बारिश की झड़ी लगी रही। आसमान में काले बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। दिल्ली एनसीआर में हुई इस बारिश से पिछले कुछ दिनों से महसूस हो रही उमस से भी राहत मिली और मौसम में ठंडक की वजह से तापमान में गिरावट भी आई। सुबह से रुक रुक कर हल्की बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है। रफी मार्ग, रायसीना रोड, फिरोज शाह रोड, कौटिल्य मार्ग और आरकेपुरम में अच्छी बारिश देखी गई। बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहे और काम पर जाने वाले लोगों के कारण कुछ रास्तों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी रही। मौसम के बदले मिजाज ने पूरे दिल्ली एनसीआर का मिजाज बदल कर रख दिया है। दिल्ली में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, देर रात भी बारिश हुई और अभी तक ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि सुबह से बहुत तेज़ बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन लगातार ऐसी रिमझिम बारिश बनी हुई है और मौसम विभाग का कहना है कि मानसून ने एक बार फिर से पूरे देश में रफ्तार पकड़ी है, जिसका असर दिल्ली एनसीआर में भी देखा जा रहा है। हालांकि कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के लिए विशेष रूप से कहा गया है कि वहाँ भारी बारिश हो सकती है। कई राज्यों में भारी बारिश के साथ साथ तेज़ हवाओं की भी चेतावनी जारी की गई है और दिल्ली एनसीआर के लिए भी कहा गया है कि 8 तारीख तक ऐसे ही लगातार रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। मानसून का जिस तरह की मानसून की बारिश का इंतज़ार दिल्ली एनसीआर वाले लंबे समय से कर रहे थे, अब वो बारिश कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। पिछले 3-4 दिन से मौसम तो अच्छा बना हुआ था, लेकिन मौसम की आँख मिचौली लगातार जारी थी। थोड़ी सी बारिश होती थी, फिर धूप, उसके बाद उमस और फिर से आसमान में काले बादल छा जाते थे। लेकिन अब आज जिस तरह से देर रात से माहौल बदला है, उसके बाद लगातार आप देखिए कि बारिश हो रही है। लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। दिल्ली के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें जलभराव के बीच लोगों को आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसका असर ट्रैफिक पर भी पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अभी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और दिल्ली के कुछ इलाकों में गरज, चमक और बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि उत्तर भारत में मानसून सक्रिय है और अनुकूल स्थितियों के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश होते रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 5 से 8 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर फुहारें पड़ती रहेंगी। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में ही सुबह से ही अलग अलग इलाकों में अच्छी खासी बारिश जो है वो देखी गई और सबसे ज्यादा जो बारिश है वो देश की राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके में हुई, जहां पर 28 mm से ज्यादा की बारिश जो है वो दर्ज की गई। और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के लिए अच्छी खासी बारिश, गरज चमक के साथ जो है मध्यम से भारी वर्षा की जो है चेतावनी जारी की है। वहीं अगर हम देश की बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों में जो इस वक्त मानसूनी बारिश है वो देखी जा रही है। सबसे ज्यादा जो बारिश है वो इस वक्त राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में जो है वो देखी जा रही है। उड़ीसा, बिहार में भी जो है लगातार बारिश का दौर जारी है। और अगर हम दक्षिण इलाके की बात करें तो वहां पर कोंकण, गोवा, कर्नाटका, केरल में भी बारिश की जो है शुरुआत हो चुकी है। तो लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन ये जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार जारी नहीं रहने वाला है। कुछ दिन तक यूं ही बारिश रहेगी। अगर बात दिल्ली एनसीआर की जाए तो आज और कल के लिए आईएमडी द्वारा जो है ये अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश जो है वो लगातार इसी तरीके से होती रहेगी। लेकिन देश के बाकी हिस्सों की अगर हम बात करें तो वहां पे बारिश का सिलसिला बस कुछ दिन तक जारी रहेगा। आने वाले 3 से 4 दिन के बाद वापस से लोगों को उमस से एक बार फिर से परेशानी हो सकती है, लेकिन फिलहाल मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है, सुहाना हो चुका है और लगातार बारिश की वजह से जो है तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली ही नहीं बल्कि राजस्थान के अलवर में भी रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया है। शहर में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश होने से मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया है, जिससे उमस और गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली। अलवर सहित पूरे राजस्थान में बीते रात से लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। तो ऐसे में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो चुका है। अरावली की वादियां इस समय हिल स्टेशन बनी हुई है। मैं इस समय अलवर के
बालाकिला क्षेत्र स्थित किशन कुंड पर मौजूद हूं और यहां का नजारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये युवा हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जिनमें बारिश के बाद खासा जोश देखने को मिल रहा है और बारिश का झरने का आनंद लेते हुए युवा नजर आ रहे हैं। दरअसल बारिश के दौरान अलवर के पहाड़ों से पानी बरसने लगता है। अलवर की अरावली की वादियां झरना बनने लगती हैं, यहाँ से सैकड़ों झरने गुजरने लगते हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि ज्यादातर हिस्सों में हल्की और कहीं कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। लिहाजा मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कल यानी शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लेकिन मानसून की दोहरी चाल से कहीं झमाझम बारिश तो कहीं सूखे का संकट बरकरार है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अब अपनी धुन पर चल रहा है। देश के अंदर ही मौसम से जुड़े सिस्टम बन रहे हैं। 4 अगस्त यानी मंगलवार की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि पूर्वी और उत्तरी भारत में दूर दूर तक बादल छाए हुए हैं। ये सब मानसून ट्रफ के पश्चिम बंगाल से पंजाब तक और गहरा होने से हुआ है। इसका मतलब है कि मौसम का मिजाज अब स्थानीय वजहों से तय हो रहा है। बंगाल की खाड़ी से आने वाले नमी वाले दबाव का अब उतना असर नहीं है। लिहाजा देश में पिछले कुछ दिनों से मौसम के मिजाज ने लोगों को उलझन में डाल दिया है। कुछ समय पहले तक कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही थी और लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। मानसून पूरे देश में पहुंचने के बावजूद कई इलाकों में बारिश लगभग थम गई है। बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। पूरे भारत को कवर कर चुका है। हालांकि सामान्य तौर पर मानसून 8 जुलाई तक पूरे देश में पहुंच जाता है, जबकि इस बार केवल 1 दिन की देरी हुई है। पहली, अल नीनो कितना मजबूत होता है, क्योंकि इसी से तय होगा कि अगस्त और सितंबर में मानसून कितना सक्रिय रहेगा। दूसरी, क्या अब तक हुई 23% बारिश की कमी की भरपाई हो पाएगी या नहीं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ हफ्ते काफी अहम होंगे। अगर आगे अच्छी बारिश होती है तो खेती, जलाशयों में पानी और पीने के पानी की स्थिति बेहतर हो सकती है। वहीं जिन इलाकों में अब भी बारिश कम हुई है, वहां आगे के मौसम पर नजर रखी जाएगी। दिल्ली से मनीष चौरसिया और मनीषा लड्डा के साथ अलवर से हिमांशु शर्मा, गुड न्यूज टुडे। बिहार में स्मार्ट हेल्थ सिस्टम विकसित करने के लिए होगा एआई का उपयोग। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। केंद्रीय कैबिनेट ने देश के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए आज 2 अहम फैसले लिए हैं। मंत्रिमंडल ने भारत में बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 23,731 करोड़ रुपए वाली गोवर्धन योजना को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य कंप्रेस्ड बायोगैस को भारत के भविष्य के ऊर्जा क्षेत्र का एक मजबूत हिस्सा बनाना है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने असम में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बड़ा बढ़ावा देते हुए 8,970.20 करोड़ रुपए की लागत से गुवाहाटी तेजपुर NH-15 कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दे दी है। ये 4 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा, जिसे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर टोल मोड पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच आवागमन बेहद आसान और तेज हो जाएगा। बिहार में स्मार्ट हेल्थ सिस्टम बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए अब एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है जिससे किसी भी अस्पताल में आईसीयू, वार्ड और सामान्य बेड की उपलब्धता की जानकारी तुरंत मिल सकेगी।
यही नहीं, जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज या बड़े अस्पताल में मरीज रेफर करने से पहले डॉक्टरों को पता चल जाएगा कि बेड कहाँ है और कहाँ नहीं। साथ ही AI के जरिए अस्पतालों में बेड, डॉक्टरों की उपलब्धता और सुविधाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिल सकेगा। स्वतंत्रता दिवस पर हैदराबाद की महिलाओं का 14 किलोमीटर लंबे तिरंगे का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है। हर घर तिरंगा अभियान से प्रेरित होकर देश भर की 300 से ज्यादा महिलाओं ने यहां एकजुट होकर 18 महीनों में क्रोशिया से अपने हाथों से बुने हुए 46,000 से ज्यादा झंडे तैयार किए हैं। महिला मनोविकास फाउंडेशन ने झंडे बनाने की इस अनोखी देशभक्तिपूर्ण पहल को लीड किया है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य 11.7 किलोमीटर के मौजूदा गिनीज रिकॉर्ड को तोड़ना है। क्रोशिया ग्रुप इस बार अपने चौथे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है। महिलाओं के हाथ से बने ये झंडे स्कूलों और सशस्त्र बलों को दान किए जाएंगे। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में थोटा गरिवू अरिलोवा क्षेत्र में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट PV सिंधु सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है। इस मल्टी स्पोर्ट्स एकेडमी का भूमि पूजन आंध्र प्रदेश के IT और मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश की उपस्थिति में हुआ। ये परिसर लगभग 2 लाख वर्ग फीट में फैला इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए जमीन राज्य सरकार ने आवंटित की है। ये एकेडमी बैडमिंटन समेत 7 खेलों में वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद आंध्र प्रदेश से भविष्य के चैंपियन तैयार करना है। 2028 तक इस एकेडमी को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। समुद्री खतरों के बढ़ते साए के बीच भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में अपनी तैनाती को फिर से मजबूत किया है। समुद्री सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने, नाविकों की सुरक्षा करने और कमर्शियल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए INS इम्फाल, INS त्रिशूल और INS आदित्य जैसे युद्धपोत मिशन पर तैनात हैं। ये तैनाती ऑपरेशन संकल्प का हिस्सा है। और अब बात सावन में कांवड़ यात्रा के रंग की। सावन के पावन महीने में चारों ओर बोल बम का जयघोष गूंज रहा है। करोड़ों शिव भक्त गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने निकले हैं। वहीं इस बार कांवड़ यात्रा मार्ग में कला का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और जैसे जैसे शिव भक्तों का कारवां आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति के नए नए रंग बिखरते जा रहे हैं। कंधों पर कावड़, भगवा रंग में रंगे शिव भक्त और बोल बम का जयघोष। हरियाणा से लेकर दिल्ली, मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर और सहारनपुर तक जल भर कर ले जा रहे कावड़ियों के चेहरे पर थकान का कोई भाव नहीं। सावन में लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर महादेव का जलाभिषेक करने निकले हैं। कोई नंगे पांव चल रहा है, कोई दंडवत यात्रा कर रहा है, तो कोई अपने अनोखे अंदाज से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां हर तरफ कावड़िए ही कावड़िए नजर आ रहे हैं। हर की पैड़ी से गंगा जल भरने वाले कावड़ियों का तांता लगा है। यहाँ से जल लेकर जाने वाले कावड़ियों में बड़ों से लेकर बच्चे तक शामिल हैं। कोई भारी कावड़, कोई हल्की कावड़, तो कोई ट्रॉली में भगवान शिव को विराजमान कर, तो कोई कंधे पर लेकर भक्तिभाव के साथ आगे बढ़ रहा है। किसी ने मनोकामना पूरी होने पर कावड़ उठाया है, तो कोई भोलेनाथ से अपनी इच्छा बता रहा है। बच्चे भी उससे ही आया है जी, भोलेनाथ से बच्चा मांगा था, ले लिया। लड़का मांगा था, 2 लड़की है, 1 लड़का है, 3 लड़का है। भोलेनाथ ने ले लिया, उसी में जल लेके जा रहे हैं। भोले ये तो श्रद्धा है, अपने अपने कौन कितना जल ले रहा है। और भोले तो भाव के भूखे होते हैं, उनमें जल कितना भी हो। अपना ये लोगों की वो है श्रद्धा, कोई कितना किलो ले रहा है, कोई 300 किलो भी लेके जा रहा है। हमारा 1-1 लीटर का है। बाबा बैद्यनाथ के धाम देवघर जाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर बोल बम के साथ महिलाओं और बच्चों का ग्रुप पहुंचा हुआ है।
ये शिव भक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर सुल्तानगंज रवाना होने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। यहीं से ये कांवड़िए ट्रेन के माध्यम से सुल्तानगंज पहुंचेंगे और वहां से गंगा का पवित्र जल लेकर बैद्यनाथ धाम के लिए निकलेंगे, जहां ये अपने आराध्य देव का जलाभिषेक करेंगे। सावन के पवित्र महीने में हर तरफ आस्था और भक्ति का रंग दिखाई दे रहा है। कांवड़िए बोल बम का नारा लगाते हुए देवघर की तरफ कूच कर रहे हैं। महिलाएं भी शामिल हैं, छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। तस्वीरें देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तस्वीरें हैं। महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ तक कि दूधमुहे बच्चे को लेकर भी महिलाएं जो है वो बोल बम की तरफ जा रही हैं, देवघर की तरफ जा रही हैं। हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। ये आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखिए। मुगलसराय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से ये तमाम लोग कूच कर रहे हैं। बोल बम का नारा है। ये बताइए, आप लोग पहली बार जा रहे हैं, जा चुके हैं? पहली बार जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आप लोग जा रहे हैं, पहुंच पाएंगे? आस्था है, इतने विश्वास है? हाँ हाँ, विश्वास है। बाबा ने बुलाया तो विश्वास है। विश्वास के ही सहारे हम लोग भी जा रहे हैं। देश की आन बान और शान के नाम एक 221 फीट लंबी और 11 फीट ऊंची तिरंगा कावड़ यात्रा जब मुजफ्फरनगर पहुंची तो कावड़ मार्ग पर लोगों का जमावड़ा लग गया। दरअसल देश के नाम इस कावड़ को बागपत के 21 शिव भक्तों की टीम हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ निकली हुई है। देशभक्ति का जज्बा लिए ये शिव भक्तों की टोली रोजाना 20 से 22 किलोमीटर का सफर तय करती है। बताया जा रहा है कि ये कावड़िए 221 फीट लंबी इस तिरंगा कावड़ यात्रा के साथ 190 किलोमीटर का अपना सफर कर रहे हैं। ये शिव भक्त बताते हैं कि उनकी कावड़ देश के शहीदों को समर्पित है। भक्ति और आस्था की ऐसी ही एक और खूबसूरत तस्वीर मुजफ्फरनगर में नजर आई। यहाँ हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर रोहतक जा रही महिलाओं की एक अनोखी कावड़ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। सैकड़ों महिलाओं का ये जत्था कई वाहनों के काफिले के साथ शिव भक्ति नारी शक्ति का संदेश देते हुए आगे बढ़ रहा है। इस कावड़ यात्रा का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान का संदेश देना है। ये महिला सशक्तिकरण के लिए मैं कावड़ यात्रा कर रही हूँ, यानी कि महिला उत्थान के लिए। और इस पे लिखा हुआ भी है महिला सशक्तिकरण समर्थ भारत, यानी कि महिला सशक्त होगी तभी तो समर्थ होगा भारत। इसलिए और मैं महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए वो आत्म सम्मान से जी सकें, अपने फैसले खुद कर सकें, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, बस यही कामना करते हुए मैंने शिव की कावड़ उठाई है। यात्रा मार्ग पर हाइड्रोलिक कावड़ भी चर्चा में है। करीब 15 लाख रुपए की लागत से भगवान शिव का चलता फिरता दरबार तैयार किया गया है। इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे ही सक्रिय होता है, भोलेनाथ के दर्शन होते हैं और पूरा माहौल हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठता है। इस कावड़ को 30 शिव भक्तों की टोली हरिद्वार से गंगा जल भरकर गुरुग्राम तक का सफर तय कर रही है। उधर बागपत की सड़कों पर एक कावड़ फिटनेस मंत्र के साथ भी आगे बढ़ रही है। हरिद्वार से हरियाणा के नाहरी तक 200 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा कर रहे भोले के भक्त मंजीत रास्ते में रुक रुक कर एक दो नहीं बल्कि पूरे 3500 सपाटे लगाते हैं। मंजीत की रफ्तार, संतुलन और जोश देखकर हर कोई दंग रह जाता है। हर हर महादेव के जयघोष के साथ मंजीत युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि आस्था और फिटनेस एक दूसरे के पूरक हैं। मेरा सफ़र है 200 किलोमीटर हरिद्वार से, मेरा गाँव है 200 किलोमीटर और 5 कदम भी 6 भी ऐसे चल के मैं एक अपना सपाटा लगाता हूँ। कितने सपाटे आप लगाते हैं? वैसे बता रहे थे पर डे के हो जाते हैं 3000 क्रॉस हो जाते हैं पर डे के। क्या है इसके पीछे? इसके पीछे यही है भाई, मैं तो युवा के लिए संदेश दे रहा हूँ, भाई फिट रहो। अगर शरीर स्वस्थ है ना तो सब कुछ है, ना तो कुछ भी नहीं है। इस कावड़ को देखकर पहली नजर में लगेगा कि मानो कोई लग्जरी स्पोर्ट्स कार सड़क पर दौड़ रही हो, लेकिन जैसे ही इसके करीब आते हैं तो एहसास होता है कि ये रफ्तार नहीं, श्रद्धा की सवारी है। फाइबर से बनी इस अनोखी कावड़ के बीचों बीच भगवान शिव विराजे हैं। जहाँ जहाँ ये कावड़ पहुँचती है वहाँ कदम ठहर जाते हैं। हर कोई भोले के इस अनोखे दरबार के साथ एक तस्वीर खिंचवाना जरूर चाहता है। दिल्ली के 6 शिव भक्तों ने मिलकर इसे तैयार किया है। आस्था का ये रंग इस बार कावड़ यात्रा को और भी अद्भुत बना दे रहा है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल,
सहारनपुर से राहुल कुमार, मेरठ से उस्मान चौधरी, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। गुरुवार को सेंसेक्स 374 अंक ऊपर 78,955 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी मामूली बढ़त रही। ये 11 अंक ऊपर 24,636 पर पहुंच गया। गुरुवार को सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन तेजी आई। सोना 3,800 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,53,800 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 2,100 रुपए बढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 2,34,800 रुपए हो गई। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 16 पैसे की गिरावट आई। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 95 रुपए 24 पैसे हो गई। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश के प्रमुख शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों को लेकर सामने आई नई रिपोर्ट की। रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म एनरॉक की रिपोर्ट के अनुसार देश के टॉप हाउसिंग मार्केट में पिछले 7 वर्षों में प्रॉपर्टी की कीमतों के साथ किराए भी बहुत बढ़ गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 से 2026 जून तक के पिछले 7 वर्षों में सिर्फ 2 शहरों नोएडा और गुरुग्राम में प्रॉपर्टी की कीमत 100% से ज्यादा बढ़ी है। प्रॉपर्टी की कीमतों के मामले में नोएडा ने मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों को भी पीछे छोड़ दिया है। महज 7 साल में नोएडा में कीमतें 125% तक बढ़ गई। नोएडा में साल 2019 में प्रॉपर्टी की कीमत 4,795 रुपए प्रति वर्ग फीट हुआ करती थी, जबकि जून 2026 में 10,780 रुपए प्रति वर्ग फीट हो गई। नोएडा के बाद दूसरे नंबर पर एनसीआर का एक और शहर गुरुग्राम है, जहां पिछले 7 वर्षों में प्रॉपर्टी की कीमतों में 117% की बढ़ोतरी हुई है। गुरुग्राम में 2019 में प्रॉपर्टी की कीमतें 6,150 प्रति वर्ग फुट हुआ करती थी, जो कि अब बढ़कर 13,350 रुपए हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में नोएडा 8वें स्थान पर था, जो जून 2026 के आखिर तक 6ठे स्थान पर आ गया है। नोएडा में प्रॉपर्टी की प्रति वर्ग फीट कीमतें अब बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई से ज्यादा हो गई। 2019 से 2026 के बीच देश के दूसरे बड़े शहरों में भी प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 7 वर्षों में प्रॉपर्टी की कीमतें बेंगलुरु में 90%, हैदराबाद में 93% और मुंबई में 64% बढ़ी। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 7 वर्षों में कीमतें 18,200 प्रति वर्ग फीट से बढ़कर 26,700 प्रति वर्ग फुट तक पहुंच चुकी है, जो कि 47% की बढ़ोतरी है। इसी दौरान पुणे में प्रॉपर्टी की वैल्यू में 51% और कोलकाता में प्रॉपर्टी की वैल्यू में 45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रिपोर्ट से साफ है कि मेट्रो और एनसीआर के ज्यादातर शहरों में प्रॉपर्टी अब पहले से काफी महंगी हो चुकी है। दाम इतने बढ़ गए हैं कि अब मिडिल क्लास के लिए भी इन शहरों में घर खरीदना मुश्किल हो गया है। इस रिपोर्ट को लेकर हमने नोएडा में लोगों से बात की और उनकी राय जानी। मिडिल क्लास के लिए तो आसान नहीं है इस समय कि करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का एक छोटा फ्लैट मिल रहा है, तो मिडिल क्लास के लिए अब बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि गाड़ी की किस्त भी होती हैं, घर का और खर्चे भी हो गए, एक्स्ट्रा खर्चे भी हो गए आपके। अगर महीने का राशन भी देख लो तो वो भी आज की डेट में इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना महंगा हो रहा है कि उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ एक EMI बनाना, वो करना, वो पॉसिबल नहीं होता एक मिडिल क्लास के लिए। तो क्या पहले इतना फ्लैट महंगा नहीं था नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में जितने अब हो गए? नहीं, आज से 8 साल, 9 साल पहले, 7 साल पहले अगर देखा जाए तो इतना कोई महंगा नहीं था। 50 लाख, 60 लाख में एक 2 BHK आराम से मिल जाता था, और अब वो 1 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख, ऐसे 1.5 करोड़, और उससे अच्छी सोसाइटी देख रहे हो 2 करोड़, 2.5 करोड़ ऐसे मिल रहे हैं। तो वो बिल्कुल आसान नहीं है। अभी तो बहुत ज़्यादा रेट बढ़े हुए हैं। मैं खुद प्लान कर रहा हूँ, बट मुझे लगता नहीं है कि इतना इजीली अभी मैं बाय कर पाऊंगा, बट लेट्स सी, धीरे धीरे अभी उम्मीद है, बट क्या हो पाएगा देखते हैं। आप जॉब करते हैं? हाँ, मैं जॉब करता हूँ। क्या मिडिल क्लास के लिए फ्लैट लेना आसान है क्या नोएडा में? नहीं, मिडिल क्लास के लिए तो बहुत टफ है। मिडिल क्लास के लिए इजी नहीं है, काफ़ी स्ट्रक्चर वाइज आपको चलना पड़ता है, प्रोग्रामिंग करके चलना पड़ेगा कि कितना बचाना है, कितना खर्च करना है, तब जाके आप एक लॉन्ग टर्म में तो जाकर सोच सकते हो। बट आई डोंट थिंक इट्स इजी टू बाय अ फ्लैट इजीली लाइक फॉर मिडिल क्लास। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। के समय में तो ऐसा कुछ पॉसिबल हो नहीं पाएगा,
तो जैसे अभी महंगाई बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारी इनकम भी बढ़े तो ये थोड़ा इजी हो सके, पर जैसे इनकम अभी रुकी हुई है सभी की, सेम इनकम पे वो अभी सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल अभी नहीं हो पाएगा। तो क्या अगर आप फ्लैट लेते हैं कितना बजट होना चाहिए कि इस तरीके से आप नॉर्मली अगर आज के समय में अगर लोग देखते हैं तो 1.5 करोड़ का बजट देखते हैं, पर उस हिसाब से लोगों के खर्चे जो होते हैं कि वो इसको खरीद नहीं सकते हैं। जी ये बिल्कुल सही बात है। जैसे कि पुराने टाइम पे आपने सुना होगा कि मुंबई सपनों का शहर है, वैसे ही इस टाइम पे नोएडा और गुड़गांव आम लोगों के लिए सपनों का शहर बन चुका है, जहाँ पे किराए पे रहना मुश्किल हो रहा है और अपना मकान तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप 50 लाख रुपए में मकान लेने जाते हो तो शायद ही आपको किसी अच्छे और ऐसी जगह पे मिले जहाँ आप चाहते हैं कि हाँ यहाँ पर मैं लेके और अपने बच्चों को अच्छी मतलब सुविधा दे सकूं, तो ये पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। क्योंकि आज की डेट में आप जैसे हमारे नोएडा में छोटे सेक्टर्स हैं, जैसे 20 है, 12 है, 22 है, इन जगहों पर भी अगर आप मकान लेने जाते हो तो 1 करोड़ रुपए रख के चलो तो शायद आपको अच्छा मकान मिल जाए। खाली प्लॉट भी आपको 50 लाख में मिलना मुश्किल है। गुड़गांव और नोएडा जैसे शहर में तो आम आदमी का बस की मकान लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ जमीन के इतने हाई रेट हैं कि आदमी हाथ नहीं रख सकता। लेना तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ तो किराया 10, 15, 20 हजार रुपए से कम नहीं है। अच्छा, जो अच्छी सोसाइटी है, अच्छे सेक्टर है, वहाँ तो करोड़ों में कोई फ्लैट। वहाँ तो भैया अगर किसी के पास 10-15 करोड़ है वो ही ले सकता है, और गरीब आदमी 10-15 करोड़ का कहाँ से इंतजाम करेगा? वो तो कमाता कमाता ऐसे ही बेचारा स्वर्गलोक हो जाएगा। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात हैदराबाद के एक ऐसे अनोखे कैफे की जहां बच्चे छोटे छोटे शेफ बनकर बड़े कमाल दिखा रहे हैं। छोटा भीम थीम वाले इस कैफे में बच्चे शेफ की कैप पहनकर प्रोफेशनल शेफ के साथ पिज्जा और अपनी पसंद की दूसरी डिश बनाना सीख रहे हैं। जूनियर शेफ क्वेस्ट के साथ पेंटिंग जैसी मजेदार एक्टिविटीज भी यहाँ पर है, यानी कि यहाँ स्वाद, सीख और मस्ती तीनों का शानदार तड़का बच्चों और उनके माता पिता को खूब पसंद आ रहा है। पिज्जा, बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक जिन्हें देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है, जो उनकी फेवरेट डिशेस में सबसे ऊपर रहती हैं। लेकिन अगर इन्हें खाने के साथ साथ बच्चों को इन्हें खुद अपने हाथों से बनाने का मौका मिल जाए तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है। ये अनोखा छोटा भीम कैफे हैदराबाद की जुबली हिल्स में है, जहां बच्चे सिर्फ ऑर्डर नहीं देते बल्कि खुद शेफ बनकर अपनी पसंदीदा डिश तैयार करते हैं। इस कैफे का सबसे खास पहलू है जूनियर शेफ क्वेस्ट, जहां बच्चे शेफ कैप पहनकर किचन में उतरते हैं, प्रोफेशनल शेफ्स की निगरानी में आसान रेसिपी बनाते हैं और कुकिंग के साथ साथ टीम वर्क, किचन सेफ्टी और आत्मविश्वास भी सीखते हैं। इस रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नन्हे नन्हे बच्चे हाथों से सिर्फ खा नहीं रहे बल्कि अपना खाना खुद बना रहे हैं। यह कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, रचनात्मकता और टीम वर्क की एक कोशिश के साथ किया गया है। जूनियर शेफ ये कॉन्सेप्ट यहाँ के रेस्टोरेंट में शुरू किया गया है, जहाँ पर बच्चे अपना पिज़्ज़ा खुद बना रहे हैं। एक मास्टर शेफ की गाइडेंस में बच्चे यहाँ पर आते हैं, ना ही सिर्फ खाना खाना बल्कि 1 घंटा या 2 घंटे तक ड्राइंग्स वगैरह करते हैं, खाना अपना खुद बनाते हैं और साथ ही कई सारे डिशेस ऐसी अनोखी क्रिएटिविटी वाली करते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। कार्टून की दुनिया से निकलकर अब छोटा भीम बच्चों को सिर्फ ताकतवर बनने की नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और क्रिएटिव बनने की भी सीख दे रहा है। In this on Instagram and really the kids really like this character and all they watch all the TV shows and all. So it's a very nice concept which they have come up with like for the like there's a lot of activities. इस कैफे का मकसद बच्चों को सिर्फ खाना खाने की जगह देना नहीं है बल्कि इस कैफे को सीखने, खेलने और मनोरंजन का एक अनोखा केंद्र बनाना है, जहां बच्चों को हेल्दी फूड की अहमियत भी मजेदार तरीके से समझाई जाती है ताकि वो बचपन से ही बेहतर खान-पान की आदतें अपना सकें। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना कि वो सिर्फ छोटे हाथ से खेल रहे हैं, उनको नर्चर करना है।
ठीक है, एक खाना बनाना भी एक उतना ही बेसिक और उतना ही इम्पोर्टेंट टास्क है जितना पढ़ाई लिखाई और बाकी चीज़ें भी हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल एसेंशियल काम पे काम आता है, हर दिन के काम में आता है। प्लस बच्चों के लिए जैसे केटर किया है, ऑल वेजिटेबल्स जो बच्चे खाते नहीं है उनको हम लोग ब्लेंड करके सॉसेज में कन्वर्ट करते हैं, जिससे बच्चों को भी मन लगा रहे, कलर के साथ भी वो खेले, उनको और अपील हो। बच्चों को खाने में पकाने में मज़ा आना चाहिए, जिससे वो आगे जाके भी बेटरमेंट कर सके। बच्चों को भी कुकिंग की ये अनोखी पाठशाला खूब रास आ रही है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई की तरह कोई किताबें नहीं, ना ही होमवर्क का दबाव, बल्कि हर पल कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है। आपने क्या बनाया है और कैसा आप इसको? I am very happy to prepare this pizza and drinks. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शेफ मौजूद है जो बच्चों को यहाँ पर बताते हैं, गाइड करते हैं किस तरीके से यहाँ का खाना बनना चाहिए। तो बच्चों के लिए ये कुकिंग कैफे सिर्फ फिटनेस लेवल सुधारने के लिए बीसीसीआई ने की पहल, बदले फिटनेस टेस्ट पास करने के रूल्स। जी हां, खेल जगत से जुड़ी कुछ और ऐसी खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर। श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम कल से कोलंबो में 3 दिवसीय वार्म अप मैच खेलेगी। मुकाबला नॉन डेस्क्रिप्ट क्रिकेट क्लब मैदान पर श्रीलंका 11 के खिलाफ खेला जाएगा। ये मैच 15 अगस्त से गॉल में शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारियों का अहम हिस्सा होगा। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों का सबसे बड़ा फोकस स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ अपनी तकनीक को और मजबूत करना होगा। पहले टेस्ट से पहले ये अभ्यास मैच भारतीय बल्लेबाजों के लिए खुद को परखने और कमजोरियों पर काम करने का अच्छा मौका होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टीम के खराब प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई ने फिटनेस पैरामीटर्स को ज्यादा चैलेंजिंग बनाने का फैसला किया है। भारतीय खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस साबित करने के लिए 2 तरह के टेस्ट से गुजरना होता है। इनमें एक ब्रोंको टेस्ट और दूसरा 2 किलोमीटर की दौड़ है। बीसीसीआई ने ब्रोंको टेस्ट का बेस टाइम घटाकर 5 मिनट 20 सेकंड कर दिया है। इसके ठीक बाद 2 किलोमीटर की दौड़ 9 से 10 मिनट में पूरी करनी होगी। बीसीसीआई ने फिटनेस लेवल सुधारने के लिए ये पहल की है। भारतीय विमेंस टीम के साउथ अफ्रीका दौरे का शेड्यूल चेंज हो गया है। अब इस दौरे पर 1 टेस्ट और 3 वनडे के साथ 3 T20 मैच भी खेले जाएंगे। टीम इंडिया 9 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अफ्रीका में रहेगी। सबसे खास बात यह कि T20 सीरीज का पहला T20 मैच 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे मैच होगा। इसके बाद बाकी 2 T20 मैच 29 और 30 दिसंबर को पोर्टचेफस्ट्रूम के NWC ओवल में खेले जाएंगे। टेस्ट मैच के बाद दोनों टीमें 3 मैचों की ICC महिला चैंपियनशिप वनडे सीरीज खेलेंगी। भारत की 17 साल की बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा का शानदार फॉर्म जारी है। पिछले हफ्ते ताइपे ओपन सुपर 300 का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली तन्वी ने अब कोरिया मास्टर्स 2026 के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आसान में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने हमवतन श्रेयांसी वाली शेट्टी को 21-16, 17-21, 21-13 से हराया। अब क्वार्टर फाइनल में तन्वी का सामना भारत की रक्षिता श्रीरामराज और जापान की मनामी सुइजू के बीच होने वाले मैच की विजेता से होगा। अमेरिका के यूजेन में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के पहले दिन भारत के 3 खिलाड़ियों ने अपने अपने इवेंट के फाइनल में जगह बनाई। पुरुषों के जेवलिन थ्रो में आशीष यादव और टी धरणीधरन ने क्वालिफाई किया, जबकि महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। जेवलिन थ्रो का फाइनल शुक्रवार यानी 7 अगस्त को होगा। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।